नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं, ताकि पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हाल फिलहाल में लगातार चर्चा में है उनको लेकर के आपकी अवधारणात्मक समझ को बेहतर किया जा सके और आप अपनी इस समझ का प्रयोग प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी कर सके, बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हो सके। तो चलिए देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम किन खबरों पर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। कौन सी खबरें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे? पहली खबर होगी हिमालय हंगुल हिरण के नाम से। इसको आप कश्मीरी हिरण या हिमालय हिरण के नाम से भी जानते हैं। और सामान्यतः जो कश्मीरी हिरण है, या आप कह सकते हैं कि जो कश्मीर में हिरण है, उसको हंगुल के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमने एक सामान्य संदर्भ इसका यहाँ पर लिया है, हिमालयी हंगुल हिरण। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, इसका आवास क्षेत्र क्या है, इसका हैबिटेट क्या है। इसके अलावा अरावली सफारी पार्क परियोजना भी अलग अलग कारणों से चर्चा में रही है। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें अरावली सफारी पार्क परियोजना को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। इसके कारण ये पूरा खबर चर्चा में आ जाती है। इसी के अलावा एक गोरैया की तरह पक्षी दिखने वाला, गोरैया की तरह एक चिड़िया दिखती है, जिसको हम कहते हैं ब्लू चिक्ड बी ईटर। तो ब्लू चिक्ड यानी इसके जो गाल है वो नीले रंग के दिखाई देते हैं, और बी ईटर मधुमक्खियों को खाने वाला एक पक्षी है, एक गोरैया की तरह पक्षी है। तो इसके बारे में भी सामान्य रूप से जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि हाल ही में प्रायद्वीपीय भारत में इसकी स्थिति को देखा गया है। विशेष तौर से प्रजनन काल में इसकी स्थिति को प्रायद्वीपीय भारत में देखा गया है, दक्षिणी भारत में देखा गया है। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कश्मीरी हिरण या हंगुल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लगातार ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में, जो कि हंगुल के संरक्षण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। कश्मीर हिमालय में स्वतंत्र रूप से रहने वाले हंगुल की जनसंख्या पर यह अध्ययन विशेष तौर से किया गया है। अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के द्वारा यह अध्ययन किया गया है। इसके शोधकर्ताओं ने प्रजनन और जन्म के मौसम के दौरान, यानी जिस समय हंगुल प्रजनन करते हैं या बर्दिंग का जो उनके समय होता है, जन्म का उनका जो समय होता है, उस मौसम के दौरान, उस सीजन के दौरान अलग अलग तरह की मानवीय गतिविधियों, चाहे वो मवेशियों को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो या मवेशियों का खुद अपने आप में चरना हो, उसके कारण इन पर एक नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। और इसके कारण देखा गया है कि प्रजनन और जन्म के मौसम के दौरान मानवीय गतिविधियों को कम करने की आवश्यकता है। अगर हम हंगुल पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहते हैं और इसके संरक्षण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, मानवीय जो गतिविधियां हैं वो हंगुल हिरणों पर स्ट्रेस डालती हैं, उस पर तनाव डालती हैं, जिससे उसकी प्रजनन क्षमता और अस्तित्व पर खराब असर पड़ता है, नकारात्मक असर पड़ता है। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। कश्मीरी हंगुल के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। कश्मीरी बारहसिंगे को कश्मीर में स्थानीय रूप से हंगुल के नाम से जाना जाता है। भारत में यूरोपीय लाल हिरणों की ये एकमात्र उप प्रजाति है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यूरोपीय लाल हिरणों की एकमात्र उप प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है, कश्मीरी हिरण, जिसको आप हंगुल के नाम से जानते हैं। हंगुल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का राजकीय पशु भी है। और विशेष तौर से आपको ये याद रखना है कि वर्ष 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य नहीं है, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश का आप कह सकते हैं कि एक पशु है। और इसकी स्थिति, या जिस समय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर नहीं था बल्कि एक राज्य था, उस समय उसका राजकीय पशु हंगुल हुआ करता था। पहली बार 1844 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इसको चिन्हित किया गया था, इसकी पहचान की गई थी। इसके बारे में मान्यता यह है कि मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान पड़ता है बुखारा, उससे लेकर के कश्मीर तक की इसने यात्रा की है। अलग अलग समय के दौरान हंगुल वहां से ही प्रवास करके यहाँ पर आया है। पहले यह प्रजाति कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कुछ हिस्सों के साथ साथ झेलम और चेनाब नदियों के उत्तर और पूर्व में 65 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। वर्तमान में श्रीनगर के पास
दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य तक ही ये सामान्यतः सीमित है, जो 141 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको ये प्राप्त होता है, एक तो ये श्रीनगर के पास स्थित है और साथ ही जो कश्मीरी हंगुल है उसकी आबादी यहीं तक सीमित भी है। कश्मीरी हंगुल का जो IUCN स्टेटस है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अंतर्गत जो इसका स्टेटस है, जो इसका दर्जा है, वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में ये आता है। उसी का IUCN दर्जा इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड का है। श्रीनगर के पास दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान को हंगुल का आखिरी अविवादित आवास माना जाता है। यहीं पर यह मुख्य रूप से पाया जाता है। अभी भी हमने देखा था। इसके सामने आने वाली जो प्रमुख चुनौतियां हैं इसकी आबादी के सामने, एक तो इसका अवैध शिकार बहुत ज्यादा होता है। साथ ही आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत समय तक हमने एक्सट्रीमिज्म की समस्या, उग्रवाद की भी समस्या देखने को मिली है, मिलिटेंट समस्या देखने को मिली है, उससे भी इसकी आबादी को खतरा है। साथ ही भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार एक संघर्ष किसी न किसी प्रकार से होता रहता है। लगातार नहीं कहना चाहिए, लेकिन संघर्ष किसी न किसी सीमा तक हमें देखने को मिलता है। उसके कारण भी इसकी आबादी को खतरा हो सकता है। तो ये सारी चुनौतियां इसकी आबादी के सामने विद्यमान है। चलिए आगे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सारी क्लासेस आप जानते हैं कि नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, प्रारंभ हो चुके हैं आप ये कहिए, लेकिन आप इसमें अभी एडमिशन ले सकते हैं। एक बैच हिंदी माध्यम का है, एक इंग्लिश माध्यम का है। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 21 फरवरी से प्रारंभ हुआ है। इसकी टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे। और अंग्रेजी माध्यम के बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। IAS फाउंडेशन बैच है। आप 8750187501 पर कॉल जरूर करिए और इस कॉल के माध्यम से इन बैचेस में एडमिशन लीजिए। इसके अलावा करोल बाग और लखनऊ में भी हिंदी माध्यम के सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच हमारे प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे करोल बाग में बैच 24 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है, जिसका समय होगा 11:30 बजे दोपहर, या आप कह सकते हैं सुबह 11:30 बजे इसका समय होगा। और लखनऊ में बैच 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, जिसका समय है सुबह 11:30 बजे। आप इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए 8750187501 पर कॉल करिए और इन बैचेस में एडमिशन अपना सुनिश्चित करिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब हम एक महत्वपूर्ण परियोजना पर बात करेंगे जो जुड़ी हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला से, या आप कह सकते हैं कि अरावली पर्वत के अंतर्गत एक पार्क परियोजना से जुड़ा हुआ है। और ये पार्क परियोजना किस सरकार की है? हरियाणा सरकार की है। इसको लेकर के कई प्रकार के सवाल पर्यावरणविदों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा उठाए गए हैं। और ये उठाया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठाया गया है कि ये परियोजना वस्तुतः संरक्षण की दिशा में प्रयास नहीं है, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने के अंतर्गत प्रयास है, जिससे इस क्षेत्र के, विशेष तौर से हरियाणा में पड़ने वाले अरावली क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए इस परियोजना के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। और परियोजना यही है, आप पहले अरावली की स्थिति को देख लीजिए। अरावली गुजरात के चंपानेर से शुरू होकर के राजस्थान में इतने बड़े हिस्से तक जाती है और फिर हरियाणा में और दिल्ली में यहाँ इस प्रकार से प्रवेश कर जाती है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। हरियाणा सरकार की जो अरावली सफारी पार्क परियोजना है, हरियाणा सरकार का यह है, लक्ष्य यह है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी सफारी पार्क परियोजना हरियाणा बनाना चाहता है। और इसमें जो क्षेत्रफल पड़ेगा वो लगभग, ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई है, इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होगा 3858 हेक्टेयर का क्षेत्र होगा। पार्क में जानवरों के बाड़ों के साथ साथ अतिथि गृह भी होंगे, होटल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, ऑडिटोरियम, बच्चों के पार्क, बोटेनिकल गार्डन, एक्वेरियम, केबल कार, सुरंग वॉक भी होगी, ओपन एयर थिएटर भी होंगे और खाने पीने की अन्य दुकानें भी होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक सफारी पार्क परियोजना शुरू की गई है। और सामान्यतः यही समझा जाता है कि संरक्षण की दिशा में ये बेहतर प्रयास करेगी, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि ये संरक्षण की दिशा में प्रयास न होकर के पर्यटन को बढ़ावा देने का दृष्टिकोण है, जो यहाँ के पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित कर सकता है खराब तरीके से। परियोजना गुरुग्राम और हरियाणा के गुरुग्राम और नूहू में फैली है। जैसे हरियाणा के गुरुग्राम में 11 गांवों को ये कवर करती है और 2574 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कवर करती है। नूहू के 7 गांवों में 1284 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कवर करती है। परियोजना को वन विभाग को सौंपा गया है
और एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है जो इसकी निगरानी करेगी। ये एक सामान्य बात हुई इसके बारे में। परियोजना का विरोध क्यों हो रहा है? परियोजना का विरोध का सबसे प्रमुख कारण है कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिकीय संतुलन पर नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा और अरावली पर्वतमाला पारिस्थितिकीय संतुलन के हिसाब से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि थार रेगिस्तान से होने वाले पूर्व की तरफ मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो डेजर्टिफिकेशन है उसका विस्तार पूर्व में न हो, उसका विस्तार पूर्व की तरफ रोकने में अरावली पर्वतमाला की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक प्रकार से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के अंतर्गत अरावली का विशिष्ट महत्व है। इसके अलावा जलग्रहण क्षेत्र को बनाए रखने में इसकी भूमिका है। वन्य जीवों और पौधों के लिए आवास प्रदान करने में भी ये मदद प्रदान करता है। भारतीय वन सेवा के 37 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर परियोजना को रद्द करने का अनुरोध किया है और इसका कारण यही है कि उद्देश्य, ये जो पार्क परियोजना है इसका उद्देश्य संरक्षण नहीं है बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देना है। परियोजना से अरावली पर्वतमाला के नीचे स्थित एक्विफर्स यानी जलभृत को नुकसान हो सकता है, जो गुरुग्राम और नूहू के जलापूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। और आलोचकों का यही कहना है कि हरियाणा को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के बजाय प्राकृतिक वनों के पुनर्जीवन के लिए प्रयास करने चाहिए। अरावली के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानूनों में कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है, यानी इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संरक्षित क्षेत्र की मान्यता कई कानूनों के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, यानी इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ से बचा जाना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था कई कानूनों में आई है। जैसे हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का अधिकांश हिस्सा विभिन्न कानूनों और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों से संरक्षित होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण कानून आ जाता है पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900। जब आप ब्रिटिश शासनकाल था और आप देख सकते हैं कि हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था, तो पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 तक के साथ साथ भारतीय वन अधिनियम जो 1927 का हुआ करता था, उसके माध्यम से अरावली को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। अरावली के कुछ हिस्सों को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है। वनों का अतिक्रमण और गैर कृषि उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध भी इन कानूनों के अंतर्गत अरावली के क्षेत्र में लगाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 में अरावली और वन क्षेत्र को प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है और प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करके एक महत्वपूर्ण कानूनी संरक्षण अरावली पर्वतमाला की उस क्षेत्र को प्रदान किया गया है जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में या दिल्ली में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अरावली के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे संरक्षा भी प्रदान की गई है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो ब्लू चिक्ड बी ईटर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको विशेष तौर से यहाँ पर आपको विशेष तौर से इस बात को ध्यान में रखना है कि इस पक्षी का रंग कुछ भी हो, आप ये भारतीय पक्षी गोरैया की तरह दिखाई देती है, तो गोरैया की तरह दिखाई देती है और उसका अर्थ भी उसी प्रकार से निकलता है, स्पैरो से ही इसका अर्थ भी निकलता है। चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहली बार प्रायद्वीपीय भारत में इसके प्रजनन आवास के क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस प्रकार के अध्ययन हमारे सामने आते हैं और इसी कारण से पूरा टॉपिक चर्चा में आता है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। ब्लू चिक्ड बी ईटर, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मेरोप्स पर्सिकस। क्या नाम है? मेरोप्स पर्सिकस। ये एक पैसेराइन पक्षी है, पैसेराइन भी आप इसको कहते हैं, पैसेराइन पक्षी है। ये क्या है? पैसेराइन पक्षी, ये जो नाम आया है वो लैटिन शब्द पैसर से आया है और पैसर या पासर से आया है, जिसका मतलब होता है स्पैरो। स्पैरो यानी गोरैया आप संबोधित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गोरैया की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसका रंग गोरैया से भिन्न है। ये उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में पाया जाता है। उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र के साथ साथ मध्य पूर्व, जहां पर इजराइल, लेबनान, सीरिया जैसे देशों की अवस्थिति है, जो पूर्वी तुर्की से लेकर कजाकिस्तान और भारत तक भी फैला हुआ है। ये पक्षी प्रवासी के रूप में काफी यात्रा करता है, प्रवासी पक्षी है और उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में सर्दियां बिताता है। हालांकि कुछ आबादी इसकी साहिल क्षेत्र में साल भर तक निवास करती है। उत्तरी अफ्रीका का ये जो क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं, ये साहिल क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसका कुछ प्रजाति साल भर तक भी निवास करती है।
इसके प्रजनन क्षेत्र के बाहर विशेष रूप से इटली, ग्रीस और श्रीलंका में भी दुर्लभ रूप से इसको देखा गया है, और इन क्षेत्रों में विशेष तौर से श्रीलंका में इसको 2024 में रिकॉर्ड किया गया था। इसके वर्गीकरण और प्रणाली विज्ञान के बारे में बात करें तो इस प्रजाति को दो उप प्रजातियों में बांटा गया है। कौन कौन सी दो उप प्रजाति है? एक है मेरोप्स पर्सिकस पर्सिकस और दूसरी है मेरोप्स पर्सिकस सिरोसिरिकस इसका नाम है। आप इसका प्रोनाउंसिएशन दोबारा एक बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन में भिन्नता भी हो सकती है, ये हम पहले बता देते हैं आपको, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें क्षेत्र के हिसाब से और आप बोली के हिसाब से अंतर होता है। तो मेरोप्स पर्सिकस पर्सिकस एशिया में प्रजनन करता है और पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में सर्दियां बिताता है। इसके अलावा मेरोप्स पर्सिकस सिरोसिरिकस उत्तर अफ्रीका में प्रजनन करता है और पश्चिम अफ्रीका में सर्दियां बिताता है। ये जो ब्लू टेल्ड बी ईटर है, इसकी दूसरी प्रजाति है जिसको आप ब्लू टेल्ड बी ईटर कहते हैं, और अफ्रीका के ओलिव बी ईटर के काफी करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। यानी जो ब्लू आपके सामने जो प्रजाति है जिसको हम ब्लू चिक्ड बी ईटर कहते हैं, इसके दो और करीबी रिश्तेदार हैं। एक है ब्लू टेल्ड, यानी जिसकी जो पूंछ है वो नीले कलर की होती है और मधुमक्खी खाने वाला आप कह सकते हैं कि एक पक्षी है। और इसी प्रकार से ओलिव बी ईटर के इसके करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं, और कभी कभी इसे ब्लू टेल्ड बी ईटर के समान प्रजाति भी माना जाता है। कई बार इसकी साम्यता जो है वो ब्लू टेल्ड बी ईटर से भी की जाती है। इसके शारीरिक वर्णन और व्यवहार के बारे में बात करें तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक रंगीन और पतला पक्षी है। इसके ज्यादातर जो पंख हैं वो हरे रंग के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके गाल है उस पर नीला रंग आपको दिखाई देगा, आंखों के आसपास काले धब्बे दिखाई देंगे, गले का रंग आपको पीला दिखाई देगा और पीले के साथ साथ थोड़ा बहुत भूरा रंग भी इसका होता है। चोंच इसके काले रंग की होती है। पूंछ की लंबाई जो है वो 31 सेंटीमीटर या 12 इंच तक होती है। नर और मादा में काफी समानता देखने को मिलती है, लेकिन मादा की जो पूंछ है उसके पंख थोड़े छोटे होते हैं। अगर इसके आवास की बात करें तो ये पक्षी उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाली झाड़ियों और कुछ वृक्षों जैसे अकेशिया के पास प्रजनन करता है, और सर्दियों में खुले जंगल या घास के मैदानों में ये पाया जाता है। अगर हम इसके आहार की बात करें कि किस प्रकार का आहार करना ये पसंद करता है, तो मुख्य रूप से कीटों, विशेष रूप से मधुमक्खियों, ततैया, हॉर्नेट्स और ड्रैगन फ्लाई को ये खाता है। घोंसला अकेले बनाता है, 10 पक्षियों के झुंड में भी ये घोंसला बना सकता है। अगर हम इसके IUCN यानी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ स्टेटस की बात करें, दर्जे की बात करें IUCN के, तो वहां पर इसको लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंतनीय श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न देखते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न क्या है? कश्मीरी हंगुल की पहली बार पहचान किसने की थी? आपके ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनर, चार्ल्स डार्विन, जोसेफ कार्लसन या वोल्टर रॉय। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार भारत के कौन से राज्य या राज्यों में है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या उपयुक्त सभी। और तीसरा प्रश्न आपका है ब्लू चिक्ड बी ईटर का IUCN दर्जा क्या है? आपके ऑप्शन है संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट, और कम चिंतनीय यानी लीस्ट कंसर्न। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।